नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज पर्यावरण पार्ट 2 में आज की इस कड़ी में पर्यावरण पर हुए सम्मेलन, अम्ल वर्षा, जैव विविधता, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत एवं क्षरण से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। पर्यावरण पर हुए सम्मेलन। जिनेवा प्रोटोकॉल स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये 1925 में संधि जिसके तहत 38 देश शामिल थे। जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में संधि हुई थी, लेकिन लागू 1928 में हुआ था। इसकी विशेषता क्या थी? रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर प्रतिबंध। जिनेवा प्रोटोकॉल की विशेषता यही थी, ये संधि इसीलिए हुई थी कि रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगे। सेकेंड नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो सम्मेलन हुआ था 1987 में हुआ था और 1989 से 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ और ये खासकर ओजोन परत संरक्षण हेतु था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो सम्मेलन था ओजोन परत के संरक्षण हेतु, सुरक्षा हेतु था। थर्ड नंबर, वियना सम्मेलन 1988 में लागू हुआ था। ये भी ओजोन परत के संरक्षण हेतु ही था। इसकी विशेषता ओजोन परत संरक्षण हेतु एवं बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता। 4 नंबर, स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में हुआ था। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसकी विशेषता ये थी कि ये मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना। 2001 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2004 में ये अस्तित्व में आया। 2004 में संधि हुई और ये अस्तित्व में आया और भारत में यह 2006 से लागू हुआ। 5 नंबर, बॉन सम्मेलन जो हुआ ये जर्मनी के बॉन शहर में हुआ 1979 में। ये जो संधि हुई बॉन सम्मेलन 1979 में हुई और 1983 से ये लागू हुआ। इसकी विशेषता ये कि ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर था। बॉन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु था। 6 नंबर, पृथ्वी सम्मेलन। इसे कहते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये 1992 में हुआ था। इसकी विशेषता ये थी कि ये जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास एवं एजेंडा 21 से संबंधित सतत विकास कार्य संबंधी योजना इसमें शामिल था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, याद रखेंगे। 7 नंबर है नागोया सम्मेलन। ये सम्मेलन जापान में हुआ था। नागोया सम्मेलन नागोया जापान में हुआ था 2010 में और 2014 में लागू हुआ। इसकी विशेषता थी कि विश्व महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2011 से लेकर 2020 तक जैव विविधता दशक घोषित किया गया। इसमें रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था और इसकी विशेषता थी कि ये आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधन के संरक्षण एवं अच्छी तरह से खासकर उपयोग के लिए था। अब अगले कड़ी में हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, परंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनाए रखती है। यानी पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनाए रखती है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? जलवाष्प,
जलवाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक जलवाष्प है। ग्रीन हाउस प्रभाव में, हरितगृह प्रभाव में सबसे वृद्धि करने वाला सबसे अगर प्रभावी कारक है तो वो जलवाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड मानव जनित कारकों में भूमंडलीय तापन में वृद्धि हेतु सर्वाधिक प्रभावी गैस। अगर भूमंडलीय तापन में सबसे ज्यादा वृद्धि होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ही कारण होता है। मेथेन अवरक्त विकिरण के उत्सर्जन में, और इसका मेथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलता है? धान के खेत में, जानवरों की जुगाली में, कच्छ क्षेत्र में एवं आर्द्र भूमि में। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी हरित ग्रीन हाउस गैस है। वैश्विक तापन हेतु अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में सबसे कम जिम्मेदार है। नाइट्रस ऑक्साइड वैश्विक तापन हेतु अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में सबसे कम जिम्मेदार है। और इसके अलावा फ्लोरिनेटेड गैसें, इसके अंतर्गत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एवं सल्फर हेक्साफ्लोराइड आते हैं। अब अगली कड़ी में वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। मानव जिन क्रियाओं द्वारा हरितगृह गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो तापमान होती है उसे ही वैश्विक तापन कहते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना और परवाल विरंजन जैसी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ तक हम लोग वैश्विक तापन को समझे। ओजोन परत एवं क्षरण। ओजोन परत समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है और इसकी विशेषता यह है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर मानव को त्वचा कैंसर एवं अन्य बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर मानव को अन्य कई बीमारियों से बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे आदि के उपयोग से ज़्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। इसके अलावा ओजोन परत के क्षरण में कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइलोन्स आदि रसायन भी जिम्मेदार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को समझेंगे। वायुमंडल में उत्सर्जित सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वायुमंडल में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो वायुमंडलीय नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और वही अम्ल वर्षा के साथ जब धरती पर आती है तो उसी को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के जिम्मेदार दो एसिड हो गए, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 और HNO3। अम्ल वर्षा को समझे। जैव विविधता। जीवों के बीच भिन्नता। जीवों के बीच बहुत प्राणी में अलग अलग रहन सहन, खान पान, अलग अलग चीजें हैं, उसी को जीवों के बीच भिन्नता जो प्रजातियों में प्रजातियों के बीच एवं उनकी जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता को सम्मिलित करती है। यानी जीवों में रहने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। इस शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया था। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया था। जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियां हैं। जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियां इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है स्वस्थान, यानी अपने स्थान पर ही संरक्षण करना, जिसे में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, झीलें, ये सब इन सिटू के अंतर्गत आ जाएंगे। और एक्स सिटू यानी बाह्य स्थान, बाहर स्थान, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक, उत्तकीय संवर्धन केंद्र इत्यादि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये 4 क्षेत्र हैं। हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी हिमालय आ जाएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंडालैंड, जिसे निकोबार द्वीप समूह भी कहा जाता है। तो ये चारों जैव विविधता के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। इसके अलावा 2 प्रश्न और जान लेंगे कि विश्व में कुल
35 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? 35। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मायर्स ने किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मायर्स ने 1988 ईस्वी में किया था। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे पास तो उतना संसाधन नहीं है, लेकिन जितना हो पाता है उतना वीडियो बनाते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।